जय हिंद। हम लोग इरुटेरिया के समर्पण सीरीज को कर रहे थे। दोस्तों, इरुटेरिया का 5 सीरीज आ चुका है मार्केट में, इसलिए हम पहले 5 सीरीज को फटाफट कर देते हैं। उसके बाद दृष्टि आईएएस है, केजीएस है, इन सबको करेंगे। फिर जब दृष्टि इरुटेरिया का अगला सीरीज आएगा तब करेंगे। मतलब हम समझिए कि जो जो मार्केट में आते जा रहा है उन सारे को सोल्यूशन हम लोग करते चलेंगे, ताकि आपके तक जो भी लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं सब लेटेस्ट आपके पास पहुंचते चले। और कुछ हम 17वीं का भी देखेंगे, क्योंकि 17वीं और 71वीं दोनों बहुत ज़रूरी है 71वीं प्रीलिम्स के लिए। चलिए हम लोग आज के टेस्ट सीरीज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत पर सबसे पहला सफल इस्लामी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम किस देश का आक्रमणकारी था? देखिए, भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी था, सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अरब का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अरब का था। ठीक है। और ये जो है ये भारत में 2 बार आक्रमण किया था, 712 और 713। 712 और 713, 712 ईस्वी में और 713 ईस्वी में। तो पूछा सबसे पहले जो आक्रमण किया था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था? अरब का था। इसने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। कौन सा कर? जजिया कर। सवाल पूछा जाता है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। जजिया कर क्या होता है आगे सवालों में आएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। यह एक गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर था, है ना। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अगला सवाल है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण अभियानों को क्रम को निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। यानी मोहम्मद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया था, ABC 3 दिए हुए, कब कब आक्रमण किया था इसके बारे में बताइए। ठीक है। तीनों ने पहला दिया है नागरकोट। तो ये नागरकोट पर 1008 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1008 ईस्वी में। पंजाब पर इसने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी पर आक्रमण किया था। पेशावर पर इन्होंने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो तीनों का हमने लिख दिया। तो क्या होगा? सबसे पहले सी, फिर बी, फिर ए। CBA, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल पे है मिलान करने वाला है ना, करेक्ट, मिलान करने वाला है। तो हम लोग देखते हैं इसको मिलान करने वाला क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मोहम्मद गौरी का आक्रमण है और सूची 2 में क्या वर्ष है, तो हम इसको मिलाएंगे। मोहम्मद गौरी है, आपका गजनवी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले इन्होंने दिया पाटन गुजरात। तो मोहम्मद गौरी जो है पाटन गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था। देखिए, ये जो पाटन पे जो आक्रमण हुआ था ना, ये सारे आक्रमण फेल हो गए थे। मोहम्मद गौरी का 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। तो तराइन के युद्ध से पहले ये ऑलरेडी 5 बार आक्रमण कर चुका था, वो सब फेल हो चुका था। ठीक है। अगला सवाल है, सॉरी, बी है चंदावार का युद्ध। चंदावार का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। 1194 में चंदावार का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था उन्होंने। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इस सब की कहानी आपको पता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। और यहीं से फिर धीरे धीरे मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है और फिर ये गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत चलता है।
तो ये यहीं से स्टार्ट होता है, यानी पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि अगले सवाल पे चलने से पहले मिटाना पड़ेगा हम लोग को। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते, ठीक है। महमूद गजनवी महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1125 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। देखिए ये जो सवाल है ना, ये गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है क्या है, गलत है। हमें सही ढूंढना है ना, क्योंकि महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में था। 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, पहला गलत है, थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि जब महमूद गजनवी 1125 में जब सोमनाथ मंदिर का आक्रमण करके जब ये लौट रहा था, ये गुजरात है और ये आपका आगे तो ये हरियाणा पड़ता है, तो जब लौट रहा था तो यहीं पर इनकी मुलाकात जाटों से हुई थी। लेकिन उस समय जाटों से उलझना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारा धन दौलत लेके जा रहे थे। जाटों से उलझ जाते तो फिर पता नहीं, हो सकता है धन दौलत नहीं ले जा पाते। उस समय इन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 साल बाद 1027 में आया और जाटों पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो पहला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। सही बात है, दूसरा बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, महमूद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था और यहाँ के शासक भीम द्वितीय को पराजित किया था। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण तो किया था, यहाँ तक बात सही है, लेकिन जो यहाँ के शासक था भीम द्वितीय के हाथों से बुरी तरीके से पराजित हुआ था। यानी कि भीम द्वितीय ने किसको धोया था? मोहम्मद गौरी को धोया था। तो ये गलत है। महमूद गजनी के सेना में सेवंदराय और तिलक जैसे हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त था। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी दूसरा और चौथा सही है। अगला सवाल है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो जाहिर सी बात है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उससे पहले ही क्या हुआ था? वो मर गया था, ठीक है। भारत में गुलाम वंश की स्थापना 15 मार्च 1206 को हुई है और उससे पहले मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कुट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, पाटन पे आक्रमण कब हुआ था? पाटन पे आक्रमण कब हुआ था? थोड़ा सा मैं इसको और नीचे करता हूं क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है ना। हाँ देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किए गुजरात के पाटन पे आक्रमण कब हुआ था? 1178 में। तो पहला का क्या होगा? दूसरा। पहला का क्या होगा? दूसरा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए था, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक हुआ है। एक सेकेंड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना, तभी तो मुझे लग रहा है कि ये, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उचित शब्द के आधार पर आंसर दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है,
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित शासकों का शासन काल बताइए। ठीक है, कौन कब शासन किया था इसके बारे में हम लोग को बताना है। देखिए रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो थी ये कब से कब तक की थी, ये 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो जनरली सारे इसमें क्या गुलाम वंश के शासक को दे रखे हैं। गुलाम वंश में बारे में थोड़ा बता दूं, गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो गुलाम वंश के सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उसके बाद उसका मरने के बाद उसका बेटा आराम शाह बना, और 1211 में, ठीक है, तो 1211 में कौन बना, आराम शाह, सॉरी 1210 में, 1210 में कौन बना, आराम शाह। आराम शाह को लगभग 8-9 महीने ही रहा, उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद इल्तुतमिश बना। कब बना, 1211 में, 1211 में इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गया। उसके बाद उसका पुत्र 1236 में रुकनुद्दीन बना, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा, और इसको क्या हुआ, गद्दी से हटा करके 1236 में रजिया सुल्तान बने। ठीक है, तो पहले सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए, सी डी बी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला सवाल, उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का एक गुलाम था, उसने तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किया था। प्रस्तुत संदर्भ किसके बारे में कहा गया, बलबन के बारे में कहा गया जी। अभी बलबन जब आएगा, जब बलबन शासक बनेगा तब उसके बारे में चर्चा होगा। बलबन का जो शासक होता है, जिस बलबन शासन करता है 1266 से लेके 1287 तक, तो ये बलबन के बारे में कहा गया है। अगला है कथन निष्कर्ष है। तो कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था। बिल्कुल सही बात है। कारण है कि उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया था। देखिए ये सही बात है जी, मंगोल शासन आक्रमण खतरा बढ़ गया था। ठीक है, इसीलिए उसने क्या क्या लागू कर दिया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो 1296 से लेकर के 1316 तक इन्होंने शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब से शासन किया था, 1296 से लेकर के 1316 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार ने यह वक्तव्य दिया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई थी। हाँ, ये पूछा है कि कौन सा इतिहासकार था जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन सत्रह एक नंबर का बैल था। ठीक है, इसे पागल कहा गया था, इसे इतिहास में पिपासु कहा गया है, इसे इतिहास में स्वप्नशील कहा गया है। ये रात में सपना देखता था ना कि घर के आंगन में सोना का भंडार है, तो ये रतिये में उठ के घर के आंगन को खुदवा देता था। अगर ये सपना देख लिया कि ये कहीं पर कुछ बड़ा भंडार है, वो खुदवा देता था, इसलिए इसे स्वप्नशील कहा जाता था। इतना परेशान कर दिया था इस मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, दौलताबाद ले गया था। फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली लेके आया था, है ना, देवगिरी ले गया था, देवगिरी को दौलताबाद कहते हैं। ठीक है, ये इतना ही ये महा पागल था, इसीलिए इसके मरने के बाद जो इतिहासकार बदायूनी है, बदायूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। आइए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटना का सही क्रम क्या था। देखिए बता रहे थे ना आपको, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया है। डेट थोड़ा इसलिए बता दे रहे हैं
क्योंकि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कभी कभी डेट पूछ देता है। 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया है। ठीक है, थोड़ा सा पेन की थिकनेस कम करते हैं, लिखने में सुविधा हो जाएगा। इन्होंने पूछा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा जो है ये 1229 में किया था जी। ये बहुत कम दिख रहा है ना, थिकनेस ही रहने दो। 1229-30 में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। 1200 अरे भाई 29 और 30 में। राजधानी परिवर्तन, इसने अपने राजधानी बताया था ना, ले गया था दिल्ली से देवगिरी ले गया था, है ना। 1226-27 में लेके गया था। 1226-27 में। खुरासान का युद्ध, खुरासान का जो युद्ध हुआ था 1232-33 में हुआ था। 1232-33 में हुआ था। खुरासान अभियान क्या था, उसमें इसको लड़ाई होने का बहुत ज्यादा चांस था, तो इन्होंने 3 लाख सेना को भर्ती कर लिया और युद्ध 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 हो रहा था, हो रहा है। 1-1.5 साल रिजर्व में सैनिक को बैठा के खिला रहा है। सैनिक जो है कि दिमाग खराब हो रहा है कि ससुर हमको युद्ध के लिए भी नहीं भेज रहा है, छुट्टी देके घर भी नहीं भेज रहा है, और ये हम लोग को बिठाए रखा है। ठीक है, तो और अंत में क्या करता है, वहां से दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका बहुत लंबी कहानी है। फिर जो सैनिक थे 3 लाख सैनिक को काराचील भेज देता है, वहां जाके मरवा देता है इसको। ठीक है, चलिए, तो इसका हो गया आपका अरेंज करना हमें, तो 26-27 पहले आएगा, है ना। फिर 30 यानी बी ए सी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है, अरे भाई साहब, हाँ ये कहीं कूद गया। हाँ ये अगला सवाल कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए ताकि निम्नलिखित कोड की सहायता से चयन की। ठीक है, देखिए अब ये जजिया कर क्या था, गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर, है ना। ये देखिए ये सारे जो टैक्स है ना, ये जो सारे टैक्स है ये लगाया गया था दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक है, तो ये कौन कौन से टैक्स थे ये उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जजिया कर गैर मुस्लिम था। खराज, खराज जो होता था ना, भूमि पर टैक्स लगता था, उसको क्या बोलते थे, खराज। जकात, जकात ये मुसलमानों पर लगाया जाने वाला टैक्स था। ठीक है, जो मुस्लिम लोग भरते थे। खुम्स, ये युद्ध के लूटा हुआ माल होता था। यानी कि इसके समय में 6 तरह के टैक्स लगते थे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी और घरी। 2 टैक्स और था, चरी और घरी। अगर आप जानवर रखते हैं तो उसके ऊपर देंगे ये टैक्स, और आपके पास घर है तो ये देंगे ये टैक्स घरी। 6 तरह के टैक्स थे इनके ऊपर। चलिए फिलहाल 4 को मिलाते हैं, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है, ए भाई साहब कुछ करने करने खुल जाता है। हाँ, सल्तनत में एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना, दिल्ली सल्तनत में एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। देखिए कृषि विभाग का स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, अमीर ए कोही। क्या नाम था, अमीर ए कोही। ये बहुत बार बिहार में पूछ चुका है, इसका नाम था अमीर ए कोही। इसी को दीवाने कोही भी कहा जाता है, तो घबराने कोई बात नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी। तो देखिए जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, हिसार को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, आगरा को फिरोज शाह तुगलक नहीं बसाया था जी।
आगरा को जो है 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, ढूंढना हमें सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहला है, बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत कठोर रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था। बिल्कुल सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ी नामक एक नया कर लगाया था, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। देखिए, गढ़ी जो था ना, ये दुधारू पशु पर नहीं था। अभी बताया था चरी गढ़ी है ना, अरे घड़ी लिखा गया था, गढ़ी, ये घर के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, चरी लगाते थे दुधारू पशु पर, है ना, गढ़ी लगाते थे घरों के ऊपर और झोपड़ियों के ऊपर लगाते थे, तो ये गलत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सही बात है, जब वो वापस लौट रहा था पर बंगाल अभियान से, यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण किया था। बिल्कुल सही बात है। पहला, तीसरा, चौथा, इनके 3 सही है। पहला, तीसरा, चौथा। देख लिए, आगे बढ़े। पहला, तीसरा, चौथा। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आया था। उसके भारत आगमन के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का रहने, सॉरी, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का रहने वाला था। साउथ अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, है ना। इसको ये पढ़ा लिखा था, इसकी विद्वता देख के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का क्या बना दिया था? जज। काजी बोले तो जज। ठीक है, अगला सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तैमूर लंग ने सुल्तान, किस सुल्तान की बात किया गया के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, और उसके शासन को, वंश को और बहुत कमजोर बना दिया था। इतना बना दिया था कि उसका शासन दिल्ली के कुछ क्षेत्र इलाकों तक रह गया था, बाकी पर तैमूर का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, फटाफट देखते चलिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आज विलम्ब लग रहा है, तो कोई नहीं। हाँ, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था। बिल्कुल सही बात है। वह तैमूर लंग का सेनापति था। बिल्कुल सही बात है। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था, अब तो धीरे धीरे उसने क्या कर दिया था, बताया ना, कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में उसका साम्राज्य बहुत ही छोटा कर दिया, और उसके ऊपर कुछ क्षेत्रों पर, मैक्सिमम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, और उसको बहुत ही सीमित रहने दिया था। धीरे धीरे उसको भी मार के कब्जा कर लिया था। तो तैमूर लंग का सेनापति कौन था? ख्रीज खां, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना किया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था? इसका नाम था सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी। ठीक है, अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? देखिए, ये पूछा हुआ है, ये एक बार केबीसी में भी पूछा था, कौन बढ़ेगा करोड़पति में भी पूछा था ना। तो विजयनगर जो एक्चुअली क्या था, दक्षिण भारत का इलाका था। दक्षिण भारत में जो आधुनिक जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, उस क्षेत्र का था। तो उसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु थी। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं।
इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। कहाँ चला गया भाई? हम्म। ये कहाँ चला गया? हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, 19 कर रहे थे, 20 कर रहे थे ना। ये ससुर थोड़ा सा। हम्म। अरे भाई साहब। ठीक है, हम लोग 20 कर रहे थे, 21 करना था। आइए, 21 नंबर सवाल है। राक्षसी तरंगी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखो, ये जो युद्ध था ना, ये 1565 में लड़ा गया था। 1565 में लड़ा गया था। इसी को इसी को तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध। इसी को बन्नी हट्टी के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसी को राक्षसी तरंगनी के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों इसी का नाम है। 1565 में हुआ था। ये जो है दो राज्यों के बीच हुआ था। एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था। ठीक है। और दूसरे तरफ कौन था? ये इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? आदिल शाह कर रहा था। ठीक है। और इस तरह से दूसरा था विजयनगर। विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। और इसमें विजयनगर की बहुत ही बुरी हार हुई थी, है ना। आइए, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किस समय दिल्ली के किसका शासन था? देखिए, दिल्ली में उस समय तुगलक वंश का शासन था। बताते हैं। देखिए, जब दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था, तो तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक में दो राजवंश टूट के अलग हुए थे दक्षिण भारत में। एक का नाम था विजयनगर, 1236 में, है ना, विजयनगर। और दूसरा था, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहरिओम बुक्का। और दूसरा था बहमनी साम्राज्य, हसन गंगू, 10 साल बाद, 1246 में। ठीक है। तो ये इसके समय में, सॉरी, 1300, 1200 नहीं, 1300, सॉरी, 1336 और 1346 में किसकी स्थापना हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी, आ, ये था बहमनी साम्राज्य। ये था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। कौन थे? हसन गंगू। और विजयनगर साम्राज्य कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। तो दिल्ली में किसका शासन था? तुगलक वंश का शासन था। ठीक है। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है, सूची 1 विदेशी यात्री और सूची 2 देश को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सा देश से आया था, है ना। देखिए, निकोली कोंटी। निकोली कोंटी जो था, वो इटली के रहने वाले थे। और ये जो भारत कब आए थे? 1220, सॉरी, 1420 में आए थे। कब आए थे? 1420 में आए थे, देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम के समय में आए थे। दूसरा है डोमिंग पायस। डोमिंग पायस जो है, ये पुर्तगाली थे। ये पुर्तगाली थे। और 1515 में, 1515 में कृष्ण देवराय के समय में आए थे। KDR, कृष्ण देवराय के समय में भारत आए थे। अब्दुल रज्जाक, ये फारस का चीनी यात्री था, सॉरी, फारस का यात्री था। और ये भी देवराय द्वितीय के समय में 1442 में भारत आया था। और है नुनिज। नुनिज था पुर्तगाली था जी। नुनिज कहाँ का था? नुनिज पुर्तगाली था। ईरान इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है जी। ठीक है। ईरान, नुनिज भी तो पुर्तगाली था। ये मिलान करने वाला कैसे कैसे दिया जरा एक बार देखते हैं। ठीक है। ये जो मैचिंग दिया है, एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे खिसका लेते हैं वैसे ही। यानी अनुसार हम लोग के अनुसार
निकोली कोंडी ये कहाँ के थे? इटली के थे, इसको इटली मिला दे रहे हैं। डोमिंग पायास कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। अब्दुल रज्जाक फारस के थे। ठीक है, तो पहला के तीसरा, दूसरा के दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा। हाँ ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, चौथा किसी में नहीं मिलेगा। चलिए, सही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं हम लोग। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। ठीक है, सही बात है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत युद्ध के शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रतकर कोगड़े कहा जाता था। ये भी सही बात है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भूमि राजस्व का 1/6वां भाग लिया जाता था। ये भी सही बात है। महानवमी का त्योहार विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज्योत्सव था। सही है, चारों सही है, चारों सही है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई, जिसे कौन सी शैली कहा जाता था? जिसको यक्षिणी शैली कहा जाता था। अगला है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आरिस ए मुमालिक किस विभाग का मंत्री होता था? तो ये जो है सैन्य विभाग का मंत्री होता था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसकी भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। ये इंग्लिश का है, अब यहाँ से हिंदी है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? उस्र कहते थे। क्या कहते थे? उस्र। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर को क्या कहते थे? उस्र कहते थे। खराज क्या होता था? गैर मुसलमान से भूमि कर लेते थे। जकात क्या होता था? मुसलमानों से, दो खराज क्या होता था? ये गैर मुस्लिम, ये गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम भूमि कर था, भूमि कर था। जकात क्या था? ये मुसलमानों से धार्मिक टैक्स लेते थे, ये मुसलमानों से धार्मिक टैक्स लेते थे, यानी पर्व त्योहार पर जो टैक्स मनाते उस पे। खुम्स क्या होता था? ये लुटा हुआ धन को खुम्स होता था, जो सैनिक लोग लूट के लाते थे उस पर टैक्स लेता था, लूट का धन। ठीक है, अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साम्राज्य का विभाजन अनेक प्रशासनिक इकाइयों में किया गया था, उनका अवरोही क्रम क्या था? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, यानी सबसे ऊंचा पद पहले बताना है, फिर हमें नीचा बताना है। तो सबसे ऊंचा पद होता है था इक्ता, उसके नीचे सिख, उसके नीचे परगना, सबसे कम क्या होता था? ग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला सवाल है सल्तनत कालीन ग्रंथ ख्वाजा सॉरी खजाइनुल फतूह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत का तोता कहते हैं। इसे क्या कहता है? भारत का तोता, तोता ये हिंद है ना।
तूतीनामा का लेखक कौन था? जिया अल दीन नक्शबी। जिया अल दीन नक्शबी, ठीक है, ये इसके कौन थे? लेखक थे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पे चलने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आज पीडीएफ सही से खिसक नहीं रहा है। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? सबको पता है, अजमेर में, है ना? कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किस शासक का योगदान नहीं था? देख, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्ट कराया था, इल्तुतमिश ने उससे क्या कराया था? पूरा कराया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है, इसका पुनः निर्माण कराया था। 1-2 मंजिल टूट गया था, तो इसका पुनः निर्माण कराया था। यानी बलबन का योगदान इसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाही दरवाजा का निर्माण किसने किया था? नाम ही से लग रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ज्वालामुखी मंदिर जिसे तत्कालीन सुल्तानों ने नष्ट कर दिया था, कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है, ये है नागरकोट में। कहाँ स्थित है? नागरकोट में स्थित है। नागरकोट कहाँ पड़ता है जी? ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कांगड़ा आप नाम सुने होंगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आइए अगला है कि मिलान करिए, हमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। निम्नलिखित का मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। आध्यात्मिक नेता और जगह, ठीक है। शंकर देव कहाँ के थे? असम के थे। बसवना, बसवना जो थे, नाम से लग रहा है ना, साउथ के थे, कर्नाटक के। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे। और सफुद्दीन यहिया मनेरी, ये पटना के पास मनेर शरीफ है, बिहार में, है ना। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, ए का बी, सी का डी, है ना, तीसरा का डी। कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा सा पीडीएफ को ऊपर कर देते हैं। अरे भाई ऊपर हो जा, ये वो ढीठ है, सुनता नहीं है। हाँ, अब ज्यादा ऊपर हो जाएगा ऐसा सुर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? चलिए, कौन सा सही कालानुक्रम को दर्शाता है? देखिए, कबीर नहीं, कबीर रामानंद नहीं। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। और कबीर के शिष्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ये सब भक्ति आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, ठीक है। 37, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादक किसने किया था? तो ये वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, आपको याद होगा वल्लभाचार्य ने किसकी क्या कौन सा सिद्धांत दिए थे? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। शुद्धाद्वैतवाद। और जब कोई चीज शुद्ध होती है तो उसकी पुष्टि की जाती है। क्या की जाती है? पुष्टि की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। शंकराचार्य ने किसकी दिया था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको है ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पदावली किसके द्वारा लिखा गया था? तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, इसको मिटा देते हैं, है ना। और अगले सवालों पे हम लोग चलते हैं। हाँ, सूफी संत है और उनका लोकप्रिय नाम है या उपाधियां हैं, इससे हम लोग मिलाएंगे। तो कौन सा सूफी संत है, उनकी लोकप्रिय नाम है, उनकी उपाधि क्या है, इससे हम लोग मिलान करेंगे। तो शेख अहमद सर हिंदी, शेख अहमद सर हिंदी,
तो इनकी जो लोकप्रिय नाम क्या? मुजहिद आलिफ, मुजहिद आलिफ। सैयद मोहम्मद गेशु दराज, बंदा नवाज, शेख नसीरुद्दीन महमूद, शेख नसीरुद्दीन महमूद, इसको कहते हैं चिराग दिल्ली, ये पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया, इसको कहते थे महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही। ठीक है, तो पहला का सी, दूसरा का डी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आइए, पूछा है गुरु और उसके शिष्यों को, चलिए थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं क्योंकि फिर वैसे मिलान के टाइम में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, गुरु और शिष्य को सही क्रम में अ, उनके शिष्य के रिश्ते का सही अनुक्रम पहचाने। ठीक है, चलिए, बाबा फरीद, बाबा, बाबा फरीद, तो मिलाइए। बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। तो ये पहला तो मुझे सही नहीं लग रहा है, पहला सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको बताते हैं ये बाबा बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद, ये उल्टा दे दिया है ना, गलत है। तो बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, ये सही लग रहा है मुझे, है ना, ये सही लग रहा है मुझे। तीसरा है बाबा फरीद, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, सही बात है। निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, वो तो उल्टा दे दिया भाई, गलत है। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, 41, गलत मिलान की पहचान करिए। सूची वन, सूची टू, सूची वन और सूची टू। ठीक है, चिश्ती दिल्ली और उत्तर का दोआब क्षेत्र को, ठीक है, जगह बताना है कि कौन सा सूफी संप्रदाय किस जगह के थे। तो चिश्ती संप्रदाय तो दिल्ली थे और उत्तर का दोआब, सही बात है। फिर दौसी बिहार में थे, सही बात है। कादरिया उत्तर प्रदेश दक्कन में, सही बात है। सतारी, ये गलत है जी, ये गलत है। ठीक है, शाह अब्दुल सतारी जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला था, एमपी और गुजरात में फैला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार तक सीमित था? कौन सा सूफी संप्रदाय सिर्फ बिहार तक? फिरदौसी, फिरदौसी सूफी संप्रदाय जो थे ये बिहार तक ही थे। इसके संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने फिर इसके स्थापना किया था और एक सिर्फ बिहार तक ही सीमित थे। ये 13वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 13वीं शताब्दी, है ना। 13वीं शताब्दी तक ही क्या था? ये लिमिट था। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, मिलान करें, सूची वन को सूची टू से मिलाइए। ये सूफी शब्द है और इसका मीनिंग क्या होता है इसको मिलाइएगा। शेख, शेख, शेख का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु। मुरीद, मुरीद का मतलब होता है शिष्य। खानका, खानका का मतलब होता है धर्मशाला। फना, फना का मतलब होता है आत्मनिशा, आत्मनिशा। यानी पहला का बी, दूसरा का सी और तीसरा का ए, चौथा का डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दारा सिको जो शाहजहां का पुत्र था किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो दारा सिको जो था ना ये कादरिया को मानता था, कादरिया,
है ना। कादरिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सैयद अब्दुल कादिर अल जिलामी। इनका जो ना संस्थापक पूछे तो जो सबसे बड़ा नाम रहेगा उसी को टिक मार देना। ठीक है, इनका संस्थापक का नाम कौन है? ये सैयद अब्दुल कादिर अल जिलामी। ठीक है। भारत में इसका प्रवर्तक कौन था? मोहम्मद गौस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गुरुमुखी की लेखा, गुरुमुखी किसने लिखा था? तो गुरु अंगद ने लिखे थे गुरुमुखी, है ना। तो सिख गुरु के 10 गुरु हुए हैं, उन 10 गुरु में से दूसरे गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लेख जो है लिखा था। ठीक है, अगले सवालों पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम न स्वीकार करने पर किया गया था? किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने कर दिया था? देखिए औरंगजेब जो है ना, ये गुरु तेग बहादुर की किया था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं समझाता हूँ। औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने बगावत कर दिया। बगावत करके ये 2 लोगों के पास भागा। सबसे पहले गया, कहाँ गया? जो सिख के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर कैवें गुरु थे? 9वें गुरु थे। 9वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इनके पास गया तो गुरु थे, इन्होंने शरण दे दिया। अब ये शरण देने के कारण औरंगजेब ने इनको धर लिया। ठीक है, अब ये धर लिया कहाँ पर? जो आप दिल्ली में चांदनी चौक देखते हैं, चांदनी चौक में लाल किला के सामने धर लिया और कहा कि देख बाबा, तुमको छोड़ेंगे एक शर्त पर, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। देखिए ये जो है ना, ये यही जो है औरंगजेब की नीच मानसिकता को दर्शाता है। अरे चुट्टा, वो गुरु है कैसू तो, गुरु कभी भी आप तुम्हारा धर्म नहीं त्याग सकता, नहीं दूसरा तो पकड़ सकता है। कोई आम आदमी होता तो भले ही तुम्हारा धर्म को स्वीकार कर लेता जान बचाने के लिए। इन्होंने मना कर दिया, तो इनको इन्होंने सर कलम कर दिया। ठीक है, और दूसरा किसके पास भाग के गया था? अकबर द्वितीय। तो दूसरा गया था ये महाराष्ट्र में जो संभाजी के पास, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। संभाजी को और औरंगजेब ने पकड़ के उसका चमड़ी उधेड़ लिया। ठीक है, बहुत मार मारा था उसको, और उनका बेटा साहू जी को कैद कर लिया था लाके पकड़ के। ये बहुत लंबी कहानी है, जब मराठा जहाँ हम पढ़ाए वहां पर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किसके शासन काल के दौरान छठे सिख गुरु हरगोविंद को ग्वालियर किले में कैद कर लिया गया था? ये शाहजहां के समय में हुआ था। ये जो देखो मुगल बादशाह था ना, इन सब की पता नहीं कुछ लोग की नफरत क्यों था। हाँ, यही देखिए जो ये थे क्या बोलते हैं, अकबर थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था, है ना, कि लीजिए आप जो चौथे गुरु थे उनको कि आप तालाब बनवाइए। ठीक है, गुरु रामदास को दिया था, अकबर से अच्छा संबंध था। ये लोग पता नहीं चुट्टा कैसा, पता नहीं। चलिए सवाल पे चलते हैं हम लोग। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए गलत कथन को ढूंढते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधानों की सहायता मिलती थी क्योंकि उनका दायित्व प्रशासन और शासन के मामलों में शिवाजी को सलाह देना था। सही बात है। वे मंत्रिमंडल के रूप में सामूहिक जिम्मेदारी के साथ मंत्रि परिषद के रूप में काम करते हैं। नहीं, ये मंत्रि परिषद के रूप में काम नहीं करते थे। शिवाजी क्या थे? हाँ, शिवाजी सबसे सर्वोच्च थे, और उनके अलावे जो 8 लोग और थे। ठीक है, जो जिम्मेदार था उसका नाम था पेशवा। क्या था? पेशवा होता था। आइए, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी जो मराठा साम्राज्य का प्रशासन करती थी। सही बात है। अष्टप्रधान में शामिल है पंत, प्रधान, पेशवा, आमद थी। हाँ, आगे जो भी है एक बार ये सब शामिल, यानी हमें बी आंसर मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। एक बार हम आगे का भी दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे इसी के जरिए। अगला ऑप्शन क्या? हाँ, ये सारे थे, पढ़ लीजिएगा, रुक जाइए पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो ये क्या थे? पंत, प्रधान, पेशवा, आमात्य, मजुमदार, मंत्री वकायनीस और सुमन दबीर और अन्य लोग थे, हुआ करते थे, है ना। सरदेशमुखी क्या था? देखिए मराठों जो है, मराठा लोग एक टैक्स लेता था जो अपनी ही भूमि पर जो
जो लोग रहते थे, जहाँ मराठा के लोग रहते थे, उससे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था। महाराष्ट्र की उन भूमि पर अतिरिक्त 10% का टैक्स लिया जाता था, जहाँ मराठा वंशानुगत अधिकारियों का दावा करते थे। यानी मराठा अपने भूमि से क्या लेता था? टैक्स लेता था। इसे कहते थे सरदेश मुखी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला सवाल है, सही विकल्प को पहचानो और उसका मिलान करें। सूची 1, सूची 2। चलिए मिलानते हैं। संभाजी, संभाजी 1680 से लेके 1689 तक रहे थे। शिवाजी के मरने के बाद कौन बना था? संभाजी। जब संभाजी को जब संभाजी को याद करिए, अभी हमने बताया औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी, तब कौन बनेंगे? उनका जो शिवाजी का दूसरा बेटा का नाम क्या था? राजा राम। यानी 1689 से लेकर 1700 तक कौन बने? राजा राम। राजा राम जिस समय उनकी फिर राजा राम और उनकी जो बीबी थी, ठीक है, तो 1700 के बाद राजा राम की हत्या कर दी जाती है। तो जो संभाजी की राजा राम की जो बीबी थी ताराबाई, और राजा राम का बेटा था, उसका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय। उन्होंने शासन किया था 1700 से लेके 1707 तक। उसके बाद सॉरी 1710 तक, ठीक है, 1710 तक। लेकिन उसी बीच 1707 में साहू जी को रिहा कर देता है कि औरंगजेब के मरने के बाद, तो साहू जी आ जाते हैं और उनको अलग करके अपना राजकमान लिख देते हैं 1749 तक, है ना। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, सॉरी क्या होगा? ए का बी, बी का ए का बी, बी का ए, डी सी। हाँ, ये तो मिल तो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आइए हम मुरझाते हुए पेड़ के तने पर प्रहार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। मुगल साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका था? यह कथन था बालाजी सॉरी बाजीराव प्रथम का। किसका था? बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम जो है, ये बहुत ही कम उम्र में, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े बेटे थे, 20 वर्ष की आयु में पेशवा बन गए। इन्होंने साहू जी से कहा कि महाराज, आपको जब पेड़ गिराना तो पत्ता काहे झाड़ रहे हैं? पत्ता झाड़ने से पेड़ गिरता है। आपको जब पेड़ गिराना है तो इसके जड़ पे वार करिए। और जड़ पे वार करेंगे तो जड़ मतलब जड़ के ऊपर तना होता है ना थोड़ा सा, तो तना पे वार करिए। तना पे जैसे ही वार करेंगे तो पूरा का पूरा पेड़ गिर जाएगा। शिवा तो साहू जी बोले, अरे तो बहुत ही होशियार है। तभी साहू जी ने इनको कहा था कि तुम एक योग्य पेशवा के योग्य पुत्र हो, निसंदेह तुम्हारे जैसे योग्यता अगर शामिल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा पताका कटक से लेके अटक तक जाएगा। और गया भी था, अटक में गया था, तो वहीं पर 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था, जहां पर मराठों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। मिलेगा, चर्चा मिलेगा इसमें, घबराइए नहीं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, हम्म थोड़ा सा और थोड़ा सा और कर ले। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल, ठीक है, शासनकाल कोई नहीं, वो तो वैसे भी नीचे करना पड़ेगा। शासनकाल पे विचार करें, उन्हें कालानुक्रम से सजाइए। ठीक है, सजाते हैं, चलिए। सबसे पहले हैं बालाजी विश्वनाथ। ये सबसे पहले थे, 1713 से लेके 1720 तक रहे। 1713 से लेके 1720 तक रहा। मैं लिख देता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाजीराव प्रथम, ये 1720 से लेके 1740 तक रहे थे। बाजीराव प्रथम बहुत होशियार थे। बाजीराव प्रथम के समय में ही इन्होंने आक्रमण किया था का दिल्ली के ऊपर, अब बहुत धन लूटा था, ठीक है, और धन लिया था और कहा था हर साल हमको 5 लाख रुपए टैक्स देना, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं होने देंगे। और उसी समय 1739 में किसकी आक्रमण हो जाता है?
आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पर। मोहम्मद शाह के और नादिर शाह के बीच करनाल में युद्ध होता है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह हार जाता है, छोड़ के भाग जाता है। नादिर शाह कोहिनूर, हीरा समीर सब लूट लेता है और बचाने भी नहीं जाते हैं, है ना। चलिए, नारायण राव। नारायण राव जो है ये 1772 से लेके 1773 तक शासन करते हैं। 1772 से लेके 73 तक, ठीक है। 1772 से लेके 1773 तक। माधव राव प्रथम, ये 1773 से लेके 1773 से लेके 1795 तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे अरेंज होगा। और क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन, अच्छा अच्छा, ये 1772 है से 73 तक किया इन्होंने, और ये 1773 से लेके 1795, ठीक तो है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मराठा अधिकारी और उसके समित, उसके संबंधित विभाग। अमात्य, अमात्य किसे कहते थे, जो वित्त मंत्री होता था, क्या बोलते थे, अमात्य कहते थे। वकिया नाविस, वकिया नाविस किसे कहा जाता था, गृह मंत्री को। सुमंत, सुमंत जो होता था ये विदेश मंत्री का डिपार्टमेंट देखता था, सुमंत। सर ए नौबत, सर ए नौबत से नाम नहीं लग रहा है, सर ए नौबत, नौबत आ जाए मूड़ी कटाने का, तब मूड़ी कौन कटाता है, जी सैनिक होता वही नहीं कटाता है, ठीक है। तो पहला का चौथा, दूसरा का बी, तीसरा का सी। अरे तो मिल गया जी, बी ऑप्शन मिल गया यहीं पर। आगे चलेंगे वैसे हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, है ना, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, वो तो देख लिया आपने ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली किसने कहा था। तो इसने जो नाना फडणवीस को था, ये जेम्स ग्रांड डफ, जेम्स ब्रिटिश इतिहासकार है, जेम्स ग्रांड डफ, इन्होंने नाना फडणवीस को क्या कहा था, मराठों का मैकियावेली, मराठों का मैकियावेली कहा था, ठीक है। अगला सवाल, किस राजपूत साम्राज्य ने उत्तर भारत में पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को अपनी राजधानी किस राजपूत साम्राज्य था, तोमर था। तोमर लोग जो था उसने दिल्ली को अपनी पहली बार राजधानी बनाया था, ठीक है। कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, या आपको भी पता है, प्रतिहार वंश संस्थापक कौन था, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार संस्थापक कौन था, नागभट्ट। अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। मलखंड, मलखंड किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी थी। मलखंड किस राजवंश की राजधानी थी। मैं एक सेकेंड, आप जरा देखिए इसका। हम्म, सॉरी, मैं थोड़ा सा मोबाइल पे किसी का कॉल आ गया था। हाँ, मलखंड किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी थी। तो मलखंड जो थी ये राष्ट्रकूट की थी, किसकी थी, राष्ट्रकूट की थी, ठीक है। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग, कौन थे, दंती दुर्ग, ठीक है। अपनी राजधानी कर्नाटक के, ये मलखंड कहाँ पड़ता है, मलखंड पड़ता है कर्नाटक के पास से गुलबर्गा है, गुलबर्गा, ठीक है, के गुलबर्गा में ही एक मलखंड जगह, वहीं पर बनाया था अपनी राजधानी। काव्य शास्त्र पर सबसे प्रारंभिक कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग
किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था अमोघ वर्ष के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला सवाल, गलत मिलान की पहचान करें। गलत मिलान की पहचान करें। चलिए गलत मिलान की पहचान करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। सही बात है। तराइन का द्वितीय युद्ध, विजेता कौन था? मोहम्मद गौरी। सही बात है। चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध किसके बीच हुआ था? गौरी और किसके किसके बीच हुआ था? जल्दी बताइए। चंदावर का युद्ध मालवा के शासक कौन थे? जल्दी बताइए। हाँ, आपको हमने बताया था कि जो मालवा के शासक थे जयचंद, ठीक है, जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये यही गलत है जी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है, केवल सी। आइए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर वैष्णववाद आस्था से संबंधित है? ठीक है, देखिए खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हिंदू मंदिर जो है वैष्णववाद से संबंधित है, यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित है। तो जरा एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको इसको किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। और ये हिंदू प्लस जैन दोनों के लिए H+J लिखा हमने, है ना। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है सोमवंशी शासकों ने बनवाया था। सोमवंशी शासकों ने बनवाया था। ये हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन भगवान शिव को शैव, है ना, यहाँ वैष्णववाद पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्ह देव प्रथम ने बनाया था। नरसिम्ह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, ये हिंदू धर्म के सूर्य देव से संबंधित है। जगन्नाथ का जो पुरी मंदिर है ये अनंत वर्मन ने बनाया था और ये वैष्णववाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। इनके किसने बनवाया था? अनंत वर्मन। गंग वंश के संस्थापक थे, सॉरी गंग वंश के शासक थे अनंत वर्मन। अनंत वर्मन। ठीक है, अगला सवाल, बाबर की जीत को मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक कमजोरी इस प्रतिक्रिया में सबसे निर्णायक साबित हुई? ठीक है, आप जरा देखिए, इसका कहता है कि बाबर की जो जीत हुई थी ये मुगल की शुरुआत को रूप में देखा जाता है, लेकिन कौन सी आंतरिक कमजोरी था जो इसको देखा जाता है, जो इसको इतिहासकार इसको समझते हैं? विदेशी प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता? नहीं जी। भारत की जलवायु भौगोलिक विविधता? नहीं। राजपूत और अफगान शासक की शक्तियों की एकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भारत का राजनीतिक विखंडन और स्थानीय शासकों के बीच प्रतिद्वंद्विता? बिल्कुल सही बात है। बाबर इसी का फायदा उठाया। उसको पता था कि हम जो है, क्योंकि बाबर को न्योता किसने दिया था? ये लोधी वंश के ही दो भाइयों ने दिया था, है ना, कि आप भारत पर आइए, आक्रमण करिए। ठीक है, तो ये देखा था कि भारत में अपने ही फुट पड़े हुए हैं, ये हमारा क्या, हमें क्या मारेंगे, ये अपने ही फुट डाले हुए हैं, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया था और जीता था। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे हम लोग। आज हम लोग आधे डेली की तरह हम लोग आधे क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में दूसरा देखेंगे, है ना। मध्यकालीन काल के दौरान घटनाओं पर विचार करें। खानवा का युद्ध पूछा कि कौन सा घटना सही कालानुक्रम है। ठीक है, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1527 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था?
29 में। अब कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये 1540 में हुआ था। ये शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था? बाबर का बेटा हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, तो दूसरा पहला तीसरा चौथा, दूसरा पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, मध्यकालीन काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चौसा का युद्ध अकबर और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। अरे चौसा के समय अकबर था ही कहाँ, ये तो ये था कौन था? अकबर का जो पिताजी है हुमायूं थे। तो पहला क्या है? गलत है। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखी, सही बात है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी लिखा। कई बार पूछा था तुजुक बाबरी किस भाषा में था? ये तुर्की भाषा में था। किस में था जी? तुर्की भाषा में था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी केवल सेकेंड एंड थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है 64 नंबर सवाल, मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु किसके कारण से हुआ था? छोटा सीढ़ी पर से गिर गया था। है जी, कहीं सीढ़ी पर से गिरने के कारण। हाँ, नीचे उतरते समय पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिर गया था। एक वो पुस्तकालय बनाया था, पचतल्ला था। अब पचतल्ला पर से सीधा एक के सीढ़ी आई था नीचे तक, और उतर रहा था और दिखा रहा था हम किताब पढ़ते पढ़ सकते हैं। बुढ़ौती में किताब पढ़ते पढ़ते उतर रहा था, और एक दूसरे पैर से लड़ गया, मुगल वो गिर गया नीचे, और क्या, लुढ़कते लुढ़कते डायरेक्ट नीचे आ गया। नीचे देखा, सैनिक हिला डुला के देखा, ये तो है ही नहीं है। ठीक है, तो चला गया। आइए अगला सवाल, सुर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही नहीं है? ठीक है, सुर साम्राज्य का मतलब होता है शेर शाह सूरी से, है ना। सुर साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। सुर साम्राज्य ने रुपया को एक मानक मुद्रा के रूप में पेश किया था। हाँ, आज यही रुपया चलता है भारत में। सुर साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। अरे आगरा नहीं था भैया, इसकी आगरा नहीं था, इसकी राजधानी कहाँ था? सासाराम था, और बाद में फिर दिल्ली किया था। ठीक है, ये बिहार का सासाराम, सासाराम था। ठीक है, सुर साम्राज्य ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करा था, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या है? सी है, सही नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रशासनिक इकाई और मुख्यालय, प्रशासनिक इकाई और मुख्यालय। इक्ता, इक्ता क्या था? इक्ता एक मतलब एक जो प्रशासनिक इकाई होता था, जो जमीन दिया जाता था ना, हकीम और जमीन से संबंधित है। जमीन तो है ही नहीं, तो हकीम और जमीन, इसका मुख्यालय क्या था? हकीम और जमीन, सॉरी हकीम और अमीन। सरकार, पहले पहले परगना, परगना का जो संबंध था किससे था? सिकदार। ग्राम, मुकद्दर, मुकद्दर नहीं है जी, मुकद्दम है, मुकद्दम मुकद्दम। सरकार, सरकार क्या था? सिकदार ए, सिकदार ए शियाकांत, सिकरादान। ठीक है, ससुर ऐसा नाम देता है, कर इतना तो टिपिकल नहीं पूछना चाहिए। फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का सेकेंड। चलिए पूछ दिया तो अच्छी बात है, आपको बता दिया जा रहा है। सी का 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके शासन काल में लड़ा गया था? तो ये अकबर के शासन काल में लड़ा गया था। ठीक है, आपको ही पता है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 1576 में किसके किसके बीच हुआ था? ये दो लोगों के बीच हुआ था। ठीक है, एक तरफ से मेवाड़ के राजा राणा, ठीक है, महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप थे। ठीक है, और दूसरी तरफ से कौन थे? अकबर था। अकबर का नेतृत्व कर रहा था राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। ठीक है, ये नेतृत्व कर रहा था। राणा प्रताप, ठीक है, हार नहीं गए थे। अब इसको देखो, इतिहासकार कहता हार गए थे। ठीक है, अब इसकी जब हम इतिहास में पढ़ाए हैं तब डिटेल में समझाए हैं कि
67 में जब अकबर को थूरा था तो अकबर वापस लौट गया था, तब इन्हीं कहा इतिहासकारों ने अकबर हार गया, तब कहा अकबर दिल्ली वापस लौट गया। और 10 साल बाद जब 1576 में अकबर आया, युद्ध लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप को लगा कि अब हम हारने वाले हैं, तो वो वापस जंगल चले गए। तो हार कैसे गए भैया? ठीक है, इसलिए हम हार उर नहीं मानते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जो है उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और वो जंगल चले गए। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई नहीं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, जजिया का उन्मूलन। देखिए, जजिया का जो उन्मूलन है ना, ये अकबर ने 1563 में किया था। 64 में तीर्थ यात्रा कर 1563 में था, और 1564 में जजिया कर को हटा दिया था। हालांकि आपसे पूछा जाएगा कि जजिया का उन्मूलन जो है फाइनली किसने किया था, तो मोहम्मद रंगीला बादशाह ने किया था, मोहम्मद शाह ने किया था, रंगीला बादशाह ने किया था। हमने ये आधुनिक भारत में इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इबादत खाना का निर्माण सब अकबर से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। इबादत खाना जो है 1575 में बनाया गया था। मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली 1574 में लाया गया था। दीन इलाही, दीन इलाही एक नया धर्म अकबर ने शुरू किया था 1582 में। 1582 में। एक सवाल यहाँ तो और पूछता है कि तीर्थ यात्रा कब इन्होंने हटाया था, तो तीर्थ यात्रा कर जो है इन्होंने 1563 में हटाया था। ठीक है, और एक सवाल और पूछता है, दास प्रथा का अंत कब किया था? दास प्रथा, दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। 1562 में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, ठीक है, तीसरा का चौथा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो ये अमीर खुसरो नहीं थे, क्योंकि अमीर खुसरो उस समय तक जिंदा थे ही नहीं। तो 69 का डी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक मिलते हैं। हम बहुत जल्द न्यू लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो फिर देखते रहिए। कमेंट शेयर लाइक जरूर करें, जो भी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।